एंड वेलकम एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ लॉ एंड एथिक्स। तो भाई लॉ जो आपका 100 मार्क्स का पेपर है सीएमए फाउंडेशन में, ये आप लाइफ में पहली बार पढ़ रहे हो। मतलब आपने 11th-12th में प्रॉबली ये सब्जेक्ट कभी नहीं पढ़ा होगा। हाँ, अगर आप ग्रेजुएट हो, आपने ग्रेजुएशन करी है या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो हाँ आपने ये सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ा होगा जिसका नाम है लॉ। तो लास्ट 2 क्लासेस में हम लोगों ने लॉ का बेसिक स्ट्रक्चर देखा, लॉ की बेसिक रूपरेखा देखी, लॉ कैसे बनाया जाता है, लॉ कहाँ से अराइज होता है, लॉ की ज़रूरत क्या होती है, कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से लॉ अराइज होता है। हमने ये सारी चीज़ें अपने पिछले 2 चैप्टर्स में देखी, पिछले 2 वीडियो लेक्चर्स में देखी, जहाँ पर मैंने आपको डिटेल में बताया कि भाई लॉ बनता कैसे है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, ज़रूरत कहाँ से निकलती है, डिस्प्यूट के समय उसकी ज़रूरत निकलती है, मैंने आपको ये डिटेल में बताया। प्लस लॉ किस तरह अप्लाई किया जाता है, किन सिचुएशंस में लॉ एप्लीकेबल होगा डिफरेंट पार्टीज पे, कौन वो पार्टीज होंगी जिन पे लॉ अप्लाई होगा। ऑब्वियसली जो लड़ रही हैं आपस में, जो एक दूसरे से गुत्थम गुत्था कर रही हैं, वो वाली पार्टीज होंगी जिन पे लॉ अप्लाई होगा। लॉ कहाँ से आएगा, वही 3 सोर्सेज से भाई लॉ आएगा। या तो कॉन्स्टिट्यूशनल नीड्स होंगे, ह्यूमन राइट के नीड्स होंगे, या कॉन्ट्रैक्ट्स के नीड्स होंगे, यहाँ से लॉ अराइज होगा। तो आओ आज बेसिकली हम लोग अपना सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। आज जो आपका बेसिक चैप्टर है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। जी हाँ, लास्ट क्लास में हमने कोई लॉ नहीं शुरू किया, कोई आपका चैप्टर नहीं शुरू किया। आज हम आपका पहला लॉ और सबसे इंपॉर्टेंट लॉ शुरू करने जा रहे हैं। लॉ का नाम है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लॉज विच आर प्रिवेलिंग इन द कंट्री, और एक बहुत ज्यादा फंडामेंटल लॉ है जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये वाला जो एक्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बना था, संविधान जब हमारा बना था, उससे भी पहले का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। और ये वाला जो एक्ट है, ये हमारे इंडिपेंडेंस से भी पहले का एक्ट है। हाँ जी, ये हमारे इंडिपेंडेंस से भी पहले का एक्ट है। तो ये प्री इंडिपेंडेंस एरा का एक्ट है। ये एक्ट अभी का नहीं है, ये एक्ट इंडिपेंडेंस के बाद का नहीं है, ये एक्ट सदियों सदियों से चला आ रहा है। मतलब इंडिपेंडेंस से पहले भी हम लोग ये वाला एक्ट यूज़ करते थे। तो नेचुरल सी बात है, ये कहने की बात नहीं है, और मुझे कोई शर्म नहीं आती इस बात को कहने में कि दोस्तों ये जो एक्ट है ये अडॉप्ट हुआ है इंग्लिश लॉज से। नेचुरल सी बात है, इंडिपेंडेंस से पहले अंग्रेज हम पे राज करते थे, तो उन्हीं के लॉज से ये वाला एक्ट डिराइव हुआ है, और अंग्रेजों ने ही ये वाला एक्ट सबसे पहले बनाया था। तो सर, अंग्रेजों ने ये वाला एक्ट जब बनाया था तो उससे पहले क्या होता था, जरा ये बताइए। बिल्कुल भाई, मैं हिस्ट्री बताऊंगा इस एक्ट की, मैं प्रॉपर आपको लेके चलूंगा 1872 से पहले क्या हुआ था, फिर 1872 में क्या हुआ, और 1872 के बाद क्या हुआ। मैं आपको प्रॉपर इस टाइमलाइन पे हिस्ट्री में लेके चलूंगा। लेकिन उससे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूं जो हमने लास्ट क्लास में अपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करी थी, वो थी सोर्सेज ऑफ लॉ। भाई लॉ कहां कहां से आ सकते हैं। लॉ को जब हम बनाते हैं तो हम किन चीजों को देखते हैं लॉ को बनाते हुए, किन चीजों की वजह से लॉ आता है, और कौन से वो मैंडेटरी सिटीजन्स को राइट दिए जाएं, ये कौन हमें बताता है। जो लॉ हमको बनाना है, वो लॉ कौन कौन सी बातें माने, किन चीजों को ध्यान में रख के वो लॉ बनाया जाए। तो वो कौन से सोर्सेज हैं जहां से लॉ डिराइव होता है, हमने लास्ट क्लास में ये देखा। आओ वो एक बार अपना रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहला जो सोर्स है जहां से लॉ बनाया जाता है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भाई जिस कंट्री के आप रेजिडेंट हो, जिस कंट्री के आप सिटीजन हो, दोस्तों उस कंट्री का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, जो कुछ बेसिक राइट्स हर आदमी को देता है। अब ये बेसिक राइट्स हर कंट्री में सेम नहीं होते, हर कंट्री के अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भाई हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसका एक बेसिक राइट है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको हम इक्वल ट्रीटमेंट देंगे, किसी को भी हम रिलीजन के नाम पे भेदभाव नहीं करेंगे, और सबके पास इक्वल राइट्स होंगे। हाँ, यकीन मानना, कई ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर सेक्युलरिज्म को कॉन्स्टिट्यूशन राइट नहीं माना जाता। वहां यह कहा जाता है कि नहीं भाई नहीं, हमारी कंट्री हिंदू कंट्री या मुस्लिम कंट्री या सिख कंट्री या ईसाई कंट्री ही है, हम चारों को इक्वल सम्मान नहीं देंगे, हम अपने आप को एक मुस्लिम कंट्री ही मानेंगे, या हम अपने आप को एक हिंदू कंट्री ही मानेंगे, या हम अपने आप को एक ईसाई कंट्री ही मानेंगे। तो कई कंट्रीज के जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो सेक्युलरिज्म का राइट नहीं देते अपने सिटीजन को। तो बताना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो और एक्ट्स बनेंगे, जैसे ये भी एक एक्ट है जो हम पढ़ रहे हैं, कोई भी और एक्ट बनेगा, क्या वो एक्ट सेक्युलर
सेक्युलरिज्म का पालन करेगा? आंसर इज नो, वो एक्ट सेक्युलरिज्म का पालन नहीं करेगा और कोई भी एक्ट सेक्युलरिज्म को प्रमोट नहीं करेगा और अपने सिटीजन्स को इक्वल राइट्स नहीं देगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन। अगर उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि भाई हमारी कंट्री एक मुस्लिम कंट्री है या हमारी कंट्री एक हिंदू कंट्री है, तो नेचुरल सी बात है हिंदुओं को प्रेफरेंस दी जाएगी अगर वो हिंदू कंट्री है, मुस्लिम्स को प्रेफरेंस दी जाएगी अगर वो मुस्लिम कंट्री है। तो बायसनेस हो सकता है। अब आपको सर ये तो गलत बात है, अरे भाई देखो गलत सही कुछ नहीं होता, ये विचारधारा होती है। विचारधारा में सही क्या है गलत क्या है ये कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता, ये अपनी अपनी विचारधारा है, अपना अपना मत है, जिसको जो मान्य है वो मान सकता है। जैसे हिंदुइज्म में भी कई कई विचारधाराएं हैं। अब जैनिज्म हिंदुइज्म से एक्सट्रैक्ट हुआ निकला हुआ एक मत है। मत वो एक अलग रिलीजन बना है, लेकिन वो एक सोच है जो हिंदुओं में ही एक अलग सोच निकल के आई। सिमिलरली वैष्णव लोग हिंदुओं में ही निकले हुए एक मत हैं। शिया सुन्नी दो मत हैं जो कहां से निकले हैं, जो मुस्लिम समाज से निकले हैं। तो ये सोच है, इसमें गलत सही कुछ नहीं होता। जो कंट्री जिस तरह का संविधान अडॉप्ट करेगी उस कंट्री के लॉज उसी तरह के बनते चले जाएंगे, बनते चले जाएंगे, बनते चले जाएंगे। तो सबसे पहली चीज जो हमें लॉ का सोर्स बताती है, जो हमें लॉ को अराइज करने का हमारा माध्यम बताती है, लॉ कहां से जागृत होगा, लॉ कहां से आएगा, लॉ पैदा कहां से होगा। लॉ जब बन रहा होगा तो वो सबसे पहले अपने माँ या बाप के रूप में किसे देख रहा होगा, अपने पेरेंट के रूप में किसे देख रहा होगा। सबसे पहला जो सोर्स होता है लॉ का वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भाई सरकार को ऐसे लॉ बनाने पड़ेंगे जिससे कि जैसे अगर इंडिया में सेक्युलरिज्म है तो हिंदुओं को मंदिर में जाने का राइट हो, हिंदू मंदिर बना सके, मुस्लिम को मस्जिद बनाने का राइट हो, मस्जिद में नमाज पढ़ने का राइट हो, अपने अपने धर्म का प्रचार करने का राइट हो, अपने धर्म गुरुओं को फॉलो करने का राइट हो, अपने धर्म की पुस्तकों को फॉलो करने का राइट हो। ये सारे राइट हम देंगे हिंदुओं और मुसलमानों को इक्वली, सिख को ईसाई को इक्वली, अगर हमारी एक सेक्युलर स्टेट है तो हमारे जो लॉज बनेंगे उसमें इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा कि किसी को भी भेदभाव ना हम करें, हम किसी को भी ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट या कम अच्छा ट्रीटमेंट ना करें। सारे लॉज सब पर इक्वली अप्लाई होने चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो। तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के ऊपर कोई लॉ बनाएंगे। तो इक्वालिटी का राइट सबके पास है भाई, इक्वालिटी का राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको दिया है। तो अगर ऐसा कोई भी लॉ होगा जो इस इक्वालिटी के लॉ को भंग करने की कोशिश करेगा, फॉर एग्जांपल सपोज लॉ रिलेटेड टू यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन, जो एडमिशन होता है ना 12th पास बच्चों का यूनिवर्सिटी में, सपोज उस लॉ के तहत उस यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन के बायलॉज होते हैं, उन बायलॉज के तहत ये चीज़ लिखी है कि भाई हम अपनी यूनिवर्सिटी में जो हमारे फीमेल स्टूडेंट्स होंगे उनको हम कोटा रिजर्व करते हैं, हम 60% कोटा फीमेल्स के लिए रखते हैं और 40% कोटा हम बॉयज़ के लिए रखते हैं। तो भाई ये है इक्वालिटी के राइट का हनन। हनन मतलब आप इक्वलिटी के राइट को खत्म कर रहे हो यहां पर आके। आपको सबको इक्वल स्टेटस देना चाहिए और क्योंकि आप इक्वल स्टेटस सबको देते हो तो आपको ये इंपॉर्टेंट है कि आप सबके साथ इक्वल व्यवहार करो, आप किसी के साथ भेदभाव ना करो। हाँ, रिजर्वेशन सिस्टम है इंडिया में। अब वो भाई वो एक सिस्टम है जो एक अलग लॉ के तहत गवर्नड है, उसको हम इनइक्वालिटी नहीं कहेंगे, उसको हम कुछ स्पेशल क्राइटेरिया के बेसिस पे जो प्रेफरेंस मिलती है, जैसे इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन या माइनॉरिटी, इनके बेसिस पे जो प्रेफरेंस दी जाती है उसे हम इनइक्वालिटी नहीं कहेंगे। रिजर्वेशन देने का राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही हमको दिया है, तो वो इक्वालिटी के राइट के अगेंस्ट नहीं हुआ, वो उल्टा इक्वालिटी के राइट को और ज़्यादा पुख्ता करता है। कैसे? ऐसे कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है वो अब हमें चाहिए कि वो हमारे इक्वल आके खड़ा हो, तो उसके लिए हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है। हाँ, ये आज़ादी के समय ये वाला प्रिंसिपल प्रॉबेबली ज़्यादा सूटेबल था। आज जब हमारे जो वीकर सेक्शंस हैं उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, उनके पास ऑलरेडी इक्वल राइट्स हैं, उनके पास इक्वल पैसे कमाने के, पढ़ाई करने के अधिकार ऑलरेडी हैं, उस समय में शायद कहीं कहीं देश के किसी किसी कोने से आवाज़ उठती है कि रिजर्वेशन को क्लोज कर देना चाहिए इकोनॉमिकली वीकर सोसाइटी के लिए, या माइनॉरिटी के लिए रिजर्वेशन को क्लोज कर देना चाहिए। वो एक डिस्प्यूट है भाई, उस डिस्प्यूट में मैं नहीं पढ़ूंगा। अभी मैं सिर्फ ये मुद्दा उठा रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन से जो भी लॉ अराइज होगा वो
कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोपाउंड करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के राइट को और पुख्ता करेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन के राइट ढंग से सिटीजन्स को मिल रहे हैं इस बात को इंश्योर करेगा। तो सबसे पहला सोर्स ऑफ लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो ऑल द राइट्स, ऑल द लॉज विच विल फॉलो द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, विच विल गिव द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स टू इट्स पीपल, विल बी द सोर्स ऑफ दोज लॉज विल बी कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्स। इसके अंदर बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अधिकार है ये लॉ बनाने का, और गवर्नमेंट के पास ही कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का राइट है, गवर्नमेंट के पास ही कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने का राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ भी फेरबदल करने का राइट सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के पास है, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो चाहेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन में करेगा, और जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव हुआ वैसे ही जो डिफरेंट एक्ट्स हैं उनमें अपने आप बदलाव होता चला जाएगा। जैसे आर्टिकल 370 पे कितना बवाल मचा भाई दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर को जब हिंदुस्तान ने अपना पार्ट में शामिल करने का फैसला किया लीगली भी, हालांकि वो हमारा ही पार्ट था शुरू से, लेकिन लीगली हम हमेशा पढ़ते थे कि एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का एक अलग लॉ था, बाकी हिंदुस्तान का अलग लॉ था। अभी गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को रिपील कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन से। तो अब देखना इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट पता है क्या होगा? इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा वो तमाम लॉ जो ये कहते थे कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल द स्टेट्स एक्सेप्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर, वो तमाम लॉ में अमेंडमेंट हो गई है और वो सारे के सारे एक्ट जम्मू एंड कश्मीर पे भी अप्लाई होंगे गोइंग फॉरवर्ड। तो ये था कॉन्स्टिट्यूशन में एक चेंज करने का असर। जैसे ही आपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक चेंज किया वैसे ही आपके जितने भी एक्ट थे जो कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड थे, जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा रोल था, वो सारे के सारे एक्ट्स चेंज हो गए और उन सारे के सारे एक्ट्स में जम्मू एंड कश्मीर एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट हो गया, मतलब वो वाले एक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर पे भी अप्लाई होंगे। तो पहला सोर्स जो होता है लॉ का, लॉ कहां से पैदा होता है, लॉ के मम्मी पापा कौन है भाई? लॉ के मम्मी पापा सबसे पहले हैं Constitution of India. The Constitution of the respective country in which this law is existing is known as the first source of law of any country. Acts are given birth by the Constitution of India. दूसरी चीज भाई, एक चीज बताना, क्या भारत पूरे वर्ल्ड का एक लौता देश है या वर्ल्ड में और भी बहुत सारे देश हैं? क्या भारत अपने आप को ये कह सकता है कि भाई मैं तो सेल्फ सफिशिएंट हूं, मैं कोई वर्ल्ड को नहीं जानता, मुझे नहीं पता कौन से वर्ल्ड की आप बात कर रहे हो, मैं तो भारत हूं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वर्ल्ड क्या है, कैसे है, क्यों है, मुझे तो अपने भारत से फर्क पड़ता है। भाड़ में जाए पूरा का पूरा वर्ल्ड, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपने भारत से फर्क पड़ता है और मैं भारत के संविधान का रिस्पेक्ट करता हूं। भारत के संविधान में जो भी बातें लिखी हैं मैं सिर्फ उसे मानूंगा, और मैं जो और देश हैं, बाकी सारे जो देश हैं, उनसे क्या रिलेशनशिप रखना है, किस तरह की बातचीत करनी है, किस तरह की वार्तालाप करनी है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लॉ कोई भी मान्यता नहीं देंगे, मेरे लॉ किसी भी तरह की कोई रेस्पेक्ट नहीं देंगे किसी भी कंट्री के लॉ को। क्या हम ऐसा एकाकी कहते हैं सोलो, जब आप लोनर होते हो, जब आप अलोन होते हो, जब आप अकेले होते हो, क्या आप ऐसा एकाकी व्यवहार अपना सकते हो? क्या आप ऐसा सेल्फिश व्यवहार अपना सकते हो? ये जानते हुए कि आप वर्ल्ड में रह रहे हो, ऐसे वर्ल्ड में जिसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं, और ये जानते हुए कि आपको बाकी सारी कंट्रीज का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, कि भी हमें उनके राइट्स का भी ध्यान रखना चाहिए, क्या आप ऐसा एकाकी स्वभाव अपना सकते हो? आंसर इज नो। गाइज, वी as citizens of India live in a world where a lot of countries are also there. So we not only should respect our rights, but we should also respect rights of our fellow members, fellow citizens who are belonging to different countries. हमें उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है जो यूएसए के लोग हैं, हमें उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है जो सिंगापुर के लोग हैं, हमें उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है जो चाइना के लोग हैं। ओके, मतलब वो आपकी मर्जी है, आप करो ना करो। तो हमें उन भी लोगों को रिस्पेक्ट करनी है जो मलेशिया के लोग हैं, हमें उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है जो कनाडा के लोग हैं। पूरे वर्ल्ड के जितने भी सिटीजन्स हैं, पूरे वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं, उन सब की हमें रिस्पेक्ट करनी है। चाइना वाली बात सिर्फ मजाक थी, ठीक है, सीरियसली मत लेना प्लीज। ओके सर। तो हम लोग जब पूरे वर्ल्ड की रिस्पेक्ट करेंगे, जब हम पूरे वर्ल्ड के संविधान की रिस्पेक्ट करेंगे, जब हम पूरे के पूरे वर्ल्ड के लॉज को ये कटिबद्धता लेंगे कि हाँ, हम ना केवल हिंदुस्तानियों को राइट्स देंगे, बल्कि जो ह्यूमन ब्रीड है, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं,
क्योंकि हम एक ही ब्रीड के लोग हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम सब ह्यूमन बींग्स को राइट देंगे, हम सब ह्यूमन बींग्स को अपॉर्चुनिटीज देंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देंगे ग्रो करने की। हम भेदभाव नहीं करेंगे लोगों के साथ, हम बैड ट्रीटमेंट नहीं करेंगे हिंदुस्तान के बाहर के लोगों के साथ। अगर हम ये कटिबद्धता अपने अंदर लाते हैं, एक ये कॉन्स्टिट्यूशन, एक ये डिसिप्लिन अपने अंदर लाते हैं, तो क्या ये बात सही है या गलत है? सर ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जाइलो में नहीं रहते, क्योंकि आप वैक्यूम में नहीं रहते, आपको अल्टीमेटली रहना तो सोसाइटी में ही है। आपको ट्रेड तो अपने पड़ोसियों, आस पड़ोसियों के साथ ही करना है। गवर्नमेंट ऑफ यूएसए के साथ ट्रेड करना है, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर के साथ ट्रेड करना है, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के साथ ट्रेड करना है, और जिनसे आपके बॉर्डर्स अटैच्ड हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे चाइना हो, चाहे नेपाल हो, जिनसे आपके बॉर्डर्स अटैच हैं, स्पेशली उनका रिस्पेक्ट करना है आपको, क्योंकि उनके साथ आप किसी भी तरह का वॉर फुटिंग नहीं चाहते, किसी भी तरह की फ्रिक्शन नहीं चाहते उनके साथ, तो उनका रिस्पेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर कॉन्स्टिट्यूशन ने तो बता दिया कि ऑल ओवर इंडिया में जो आपस में जो इंडिया के लोग हैं वो एक दूसरे का कैसे सम्मान करेंगे, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बता दिया। सर अब ऐसा कैसे हम एक वर्ल्ड का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं? सुनना ध्यान से, हम वर्ल्ड का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं ताकि वहां पर वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं, वर्ल्ड के जितने भी सिटीजन्स हैं, वो सब के सब हमको जीने का अधिकार दें, राइट्स दें, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दें, और हमारे को जो हम बेसिक नीड्स चाहते हैं, जो बेसिक रेस्पेक्ट, बेसिक सेक्युलर ट्रीटमेंट हो, इक्वालिटी हो हमारे साथ, ये सब चाहते हैं वो मिले। तो सर क्या एक वर्ल्ड का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत है? आंसर है हां, एक वर्ल्ड का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत है। और दोस्तों वर्ल्ड का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? वर्ल्ड का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जिम्मेदारी है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। आपने नाम सुना हुआ होगा, इसका शॉर्ट फॉर्म है यूएनओ। इनके पास जिम्मेदारी है कि हम लोग एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, हम लोग एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाए जिससे सारी कंट्रीज के प्रधानमंत्री साइन करेंगे, सारी कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स उसे साइन करेंगे और अग्री करेंगे कि हाँ, ना केवल हम अपने देश में इक्वालिटी लाएंगे, अपने देश में प्रॉस्पेरिटी लाएंगे, अपने देश के वासियों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देंगे, अपने देश के वासियों को प्रॉस्पर होने का चांस देंगे, बल्कि हम पूरे के पूरे वर्ल्ड के ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करेंगे। इस डॉक्यूमेंट या इस संस्था में जो एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंडर एक संस्था है जो इस पर्पस को सॉल्व करती है, उस संस्था का नाम है ह्यूमन राइट्स कमीशन। और दोस्तों एक चार्टर बनाया है ह्यूमन राइट्स कमीशन ने, उस चार्टर को वेरियस कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने साइन किया है और अग्री किया है कि हाँ, हम वर्ल्ड के इंडिविजुअल्स को रिस्पेक्ट करेंगे, वर्ल्ड के कंट्रीज़ के लोगों को रिस्पेक्ट करेंगे, और हम लोग जैसा ट्रीटमेंट अपने देशवासियों के साथ करते हैं, हम वैसा ही ट्रीटमेंट बाहर के लोगों के साथ भी करेंगे। सो सेकंड सोर्स ऑफ लॉ इज ह्यूमन राइट्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन से भी बड़ा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को भी बाध्य नहीं करता। यह है यूनाइटेड नेशन का चार्टर ह्यूमन राइट्स, और ये ह्यूमन राइट्स आपके लॉ को गवर्न कर सकता है। आपके कंट्री में कोई एक्ट बने जिसकी प्रेरणा कहाँ से आई हो, जिसकी प्रेरणा आई हो ह्यूमन राइट्स कमीशन से या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन से, उसकी प्रेरणा आई हो, ऐसा हो सकता है। मैं एक ऐसे लॉ का वर्णन करना चाहूँगा। तो भाई कार्बन क्रेडिट्स के बारे में आपने सुना होगा। कार्बन क्रेडिट्स, कार्बन क्रेडिट्स क्या होता है ब्रीफ में सुनना जरा। जो हम बिजली जनरेट करते हैं, जो हम बिजली को कंज्यूम करते हैं, जो हम नेचुरल पदार्थों को कंज्यूम कर रहे हैं, जो हम पेट्रोल जला रहे हैं रोजमर्रा में अपने काम करने में, डीजल जला रहे हैं, हम नेचुरल रिसोर्सेज को जला रहे हैं, उससे बहुत सारा कार्बन एमिशन होता है और ओजोन लेयर में एक ब्लैक होल बनता जा रहा है जो दिन पर दिन बड़ा होता जा रहा है। ये सिर्फ इंडिया के लिए खतरनाक नहीं है, ये वर्ल्ड की सारी कंट्रीज के लिए खतरनाक है। तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने एक चार्टर बनाया, एक लॉ बनाया, एक संविधान बनाया, एक एक्ट बनाया। आप देसी मतलब अपने इंडियन भाषा में उसे एक्ट कह सकते हो, इंटरनेशनल भाषा में से बोलते हैं चार्टर। तो एक ऐसा दस्तावेज बनाया, एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया जहां उसने कुछ शर्तें लिखी कार्बन क्रेडिट की एमिशन को रोकने के लिए, और सारी कंट्रीज से कहा इन शर्तों को मानो और अपने सिग्नेचर्स करो। सारी कंट्रीज ने उस पर सिग्नेचर्स किए और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हम लोग आज मीट कर रहे हैं इन कार्बन क्रेडिट्स एमिशन के रिस्पेक्ट में। जो किसने बनाए? बनाए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो लॉ तो इंडिया में अप्लाई हुआ,
लेकिन लॉ बनाया किसने? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया और हमने उसे अडॉप्ट किया। हमने उसे अडॉप्ट करने के बाद यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को ये कमिटमेंट दी कि हाँ, हम भी कार्बन एमिशन रोकने के लिए भरसक प्रयास करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि कार्बन एमिशन रुके। हमारी तरफ से जो भी स्टेप्स होंगे हम वो जरूर लेंगे, हमने आश्वासन दिया। सो ये दोस्तों एक एक्ट बना जो ह्यूमन राइट्स को बचाता है। तो एक तरह से मैं लेमैन भाषा में ये कह सकता हूं, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड एज अ होल, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज अ होल। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पालन करना जितना हमारे लिए जरूरी, उतना ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड भी हमारे लिए पालन करना जरूरी। नेचुरल सी बात है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड एज कंपेयर टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेस फोर्सफुल है। तो फोर्स किस में ज्यादा होगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ज्यादा फोर्स होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड में कम फोर्स होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड इज अ चार्टर विच इज बेस्ड ऑन वर्ल्ड एज अ होल। यहां पर कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस या स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स नहीं होती, यहां तो सिर्फ एडवाइजरी दी जाती है कि ऐसा कर लो। मैंडेटरी एप्लीकेबिलिटी जनरली इस वाले चार्टर्स में नहीं होती, ये म्यूचुअल सहमति से सब लोग मिलके तय करते हैं कि हाँ, हमें ऐसा करना चाहिए। सो फोर्सेबिलिटी किसमें ज्यादा? फोर्सेबिलिटी किसमें ज्यादा? कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी सी ज्यादा फोर्सेबिलिटी एज कंपेयर टू ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स में थोड़ी सी कम फोर्सेबिलिटी। बट ठीक है, हम फोर्सेबिलिटी की बात नहीं कर रहे, अभी तो हम कहां से लॉ पैदा होता है, कहां से मेरे एक्ट बनते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से एक्ट बनेगा जहां पर हम चाहेंगे कि अगर कोई भी बंदा इक्वालिटी, भेदभाव करता है, किसी के साथ किसी भी तरह का पक्षपात करता है, तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अवहेलना करने के लिए सजा मिले, दंड मिले। हम एक एक्ट ऐसा बनाएंगे जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो बेसिक राइट है, विच इज राइट टू इक्वालिटी, हम उस पर दंड देंगे उन लोगों को जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पालन नहीं करते। तो सबसे पहला जो लॉ बनाने का पर्पस है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पालन करना। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पालन नहीं करेगा उस पर हम चाहते हैं कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कोई भी अवहेलना ना कर सके। दूसरा, हम चाहते हैं जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, जो हर ह्यूमन बीइंग की नीड होती है, जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किए हैं, हम चाहते हैं कि वर्ल्ड वाइड वो भी अप्लाई हो और जो भी उनकी अवहेलना करे उसको भी भाई दंड मिले, उसको भी डेफिनेटली सजा मिले। क्योंकि ये जो राइट्स हैं ये किसी इंडिविजुअल को इफेक्ट नहीं करते, किसी कंट्री को इफेक्ट नहीं करते, बल्कि ये वर्ल्ड एज अ होल को इफेक्ट करते हैं। तो बहुत जरूरी है इनका पालन करना, और सरकार चाहती है कि हम इन्हें एनफोर्स करें ताकि इनका पालन हो और ताकि ये वाले राइट्स भी अप्लाई हो सकें और हम इनको फॉलो कर सकें। ठीक है सर। अब देखना, तीसरा सोर्स जो है लॉ का वो बड़ा ही विचित्र है। बड़ा ही विचित्र क्या है? वो बड़ा ही विचित्र इसलिए है कि तीसरा जो लॉ का सोर्स होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर वॉलंटरी बिटवीन टू पार्टीज। तो अब देखना, संविधान ने बोला इक्वालिटी दो, हमें सबको इक्वालिटी देनी है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बोला ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करो, ओजोन लेयर में जो छेद हो रहा है उसे नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बहुत बुरा एनवायरनमेंट पे इफेक्ट करेगा पूरे के पूरे वर्ल्ड की। हमने बोला ठीक है, हमें ये पालन करना चाहिए कि पूरे के पूरे वर्ल्ड के ओजोन लेयर को हम प्रोटेक्ट कर सकें। तीसरा, दो लोग आपस में वॉलंटरी डीलिंग कर रहे हैं। एक आदमी ने दूसरे आदमी को कहा कि भाई तुम मुझे जरा रिक्शा से आगे तक छोड़ आना। दूसरा आदमी ने कहा ठीक है, मैं रिक्शा से आपको छोड़ाऊंगा आगे तक, पैसे आपको 20 रुपए देने पड़ेंगे। जब आदमी रिक्शा से उतरा उसने 20 रुपए की जगह 15 रुपए दिए रिक्शे वाले को। उसने कहा नहीं यहां तक के तो 15 रुपए ही लगते हैं। क्या हमें इसके लिए भी एक लॉ बनाने की जरूरत है? सर ये बताइए, सरकार क्यों पचड़े में पड़ रही है दो लोगों के बीच में? अरे दो लोगों की बात है ना, दो लोगों की बात है ना, वो आपस में सुलट लेंगे, उन दोनों को सुलटने दो आपस में। सर सरकार क्यों बीच में पड़ रही है? सरकार के पास क्या ये बड़े बड़े काम नहीं है करने के लिए जो वो दो लोगों के बीच की वॉलंटरी ट्रांजैक्शन, वॉलंटरी मतलब कोई करना चाहे करे, ना करना चाहे ना करे, दो लोगों के बीच की आपसी बात है, ये आपस में घर का मामला है, जिसे कहते हैं ना, हम कई बार कहते हैं घर का मामला है, ये घर का मामला है। सर सरकार क्यों इसमें पड़ रही है बीच में? कॉन्ट्रैक्ट में सरकार क्यों लॉ बनाने की कोशिश कर रही है? जो दो लोगों के आपस के बीच की बात है
जो दो लोगों के आपस के बीच का मसला है वो उन दोनों लोगों को सॉल्व कर लेने दीजिए। जो रिक्शे वाला है और जो सवारी है उसको आपस में आप डील करने दो, क्योंकि दोनों ने आपस में अग्री किया था। अब रिक्शे वाला जाने या जो सवारी चढ़ी थी वो जाने। सर सरकार क्यों बीच में पड़ रही है? कॉन्ट्रैक्ट्स के जो वॉलंटरी हैं, जो ना कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि तुम्हें करने चाहिए, ना ह्यूमन राइट्स बोलता है कि तुम्हें करने चाहिए, ना कॉन्स्टिट्यूशन ने उनमें कोई राइट्स या ड्यूटीज असाइन करी हैं, ना ह्यूमन राइट्स ने कोई राइट्स या ड्यूटीज असाइन करी हैं, दोनों साइलेंट हैं। तो सर सरकार क्यों लॉ बनाए वॉलंटरी एक्शंस पे भी? सरकार क्यों लॉ बनाए दोस्तों? सरकार इसलिए लॉ बनाए वॉलंटरी एक्शंस पे भी, क्योंकि देखो अल्टीमेटली होगा क्या? अल्टीमेटली होगा ये कि रिक्शे वाले को 15 रुपये मिले, जो सवारी थी उसने 20 रुपये का वादा किया था बट 15 रुपये दिए। रिक्शे वाले ने क्या किया? रिक्शे से उतर के सवारी के मुंह पे, नाक पे घूंसा मारा और सवारी की नाक टूट गई। सवारी चुप तो बैठेगी नहीं, सवारी ने पत्थर उठाया, सड़क पे बहुत बड़ा पत्थर लगा था और वो रिक्शे वाले के ऊपर दे के मारा। रिक्शे वाले का एक कान कट गया, ब्लीडिंग होने लगी कान वाली साइड से। ये जो लड़ाई है ये बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, और जो लॉ एंड ऑर्डर है किसी भी कंट्री का वो खत्म हो जाएगा। तो सरकार को कोई मतलब नहीं है आपके वॉलंटरी एक्ट से, आपको जो मर्जी आए वो करो, लेकिन सरकार ये चाहती है कि किसी भी कंट्री में, किसी भी कंट्री का सरकार ये चाहेगी भाई कि किसी भी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर कायम रहे। तुम आपस में क्या करते हो? तुमने एक दूसरे का माल की चोरी करी, तुमने कम पैसे दिए, ज्यादा पैसे दिए, कम क्वालिटी का घटिया माल दिया, अच्छा माल दिया, आपस में सुलट लो तो सरकार कुछ नहीं कहेगी, आपस में सुलटते रहो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर तुमने कंट्री का लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश करी, और मैं इस वर्ड को स्पेशल एम्फसाइज करूंगा भाई, ऑर्डर, जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है डिसिप्लिन। अगर तुमने डिसिप्लिन बिगाड़ने की कोशिश करी, अगर तुमने किसी भी लॉ का, किसी भी कंट्री का, किसी भी एरिया का, किसी भी सोसाइटी का या अपने घर का जो एक डेकोरम मेंटेन होना चाहिए, जो एक आपको प्रॉपर्ली जीने के लिए जो बेसिक चीजें चाहिए, वो एक पीसफुल एनवायरनमेंट, डेकोरम, अगर आपने डेकोरम को खराब करने की कोशिश करी, अगर आपने डिसिप्लिन को खराब करने की कोशिश करी, तो वो मामला जो आपके लोग, आप सो कॉल्ड आप कह रहे थे आपसी है, जो आप कह रहे थे आपसी है, वो मामला पब्लिक बन जाएगा। जो आपका प्राइवेट मामला है वो पब्लिक बन जाएगा। तो भाई सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आपस में जो कुछ करो, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। हां, तब तक फर्क नहीं पड़ता जब तक आप कोई इलीगल काम नहीं कर रहे। भाई ऐसे नहीं ड्रग्स बेचना शुरू कर दिया, अरे सरकार को क्या फर्क पड़ता है ड्रग्स बेचने में? ना, इलीगल काम नहीं, आप लीगल काम करो। आप जिस भी तरह काम करोगे कोई टेंशन नहीं, आप काम करते रहो, लेकिन जिस दिन उस काम में आपने लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ा, उस दिन सरकार आपके पीछे पड़ जाएगी। सो भाई आपके आपसी जो लड़ाई झगड़े हैं, आपके आपसी जिस भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं, किसी भी तरह के लेन देन आप आपसी कर रहे हो, ट्रांजैक्शन कर रहे हो आपसी, आप जो भी आपसी करते रहो, सरकार को कोई टेंशन नहीं है। सरकार ने लॉ क्यों बनाया? आपसी ट्रांजैक्शंस के लिए। सरकार ने लॉ क्यों बनाया? वॉलंटरी एक्ट्स के लिए। सरकार ने लॉ क्यों बनाया? कि वो रेगुलेट करना चाहता है दो लोगों के बीच की डीलिंग्स, जो दो लोग अपने डीलिंग कर रहे हैं। सरकार ने क्यों लॉ बनाया? सरकार ने इसलिए लॉ बनाया क्योंकि सरकार चाहती है लॉ एंड ऑर्डर, डिसिप्लिन चाहती है हर सोसाइटी में सरकार। उस डिसिप्लिन के लिए जरूरी है कि अगर कोई आपसी कॉन्ट्रैक्ट में भी किसी तरह का डिस्प्यूट अराइज हो जाए, किसी तरह की लड़ाई झगड़े वाली स्थिति अराइज हो जाए, तो सरकार के पास एक लॉ होना चाहिए जिसके तहत वो आपसी डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सके। इसीलिए सरकार ना केवल कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें लिखती है उसमें लॉ बनाती है, ना केवल ह्यूमन राइट्स जो बातें करती है उसमें लॉ बनाती है, बल्कि सरकार अगर आपके कोई आपसी मतभेद हैं, आपके कोई आपसी ट्रांजैक्शंस हैं जिसका कंट्री से कोई लेना देना नहीं, जिसका पूरी की पूरी सोसाइटी या कॉलोनी से कोई लेना देना नहीं, आप और एक दूसरा बंदा जो इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से लेना देना कर रहे हो वही इसमें इन्वॉल्व हैं, तो भी भाई सरकार इसमें लॉ बनाएगी। सरकार जब लॉ बनाएगी तो आपकी प्राइवेट चीज़ों को भी छेड़ेगी, आपके प्राइवेट डीलिंग्स को भी स्क्रूटिनाइज करेगी, चेक करेगी, और आपकी प्राइवेट चीज़ों को, आपकी प्राइवेट डीलिंग्स को स्क्रूटिनाइज करके एक एमिकेबल सॉल्यूशन आपको देगी। भले आपको पसंद हो चाहे ना पसंद हो, सरकार आपको हर तरह का रेजोल्यूशन प्रदान करेगी। तो ये होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो वॉलंटरी होते हैं बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टीज की आपस की बात है। ये एक सोर्स बनते हैं लॉ बनाने का।
ये सोर्स क्यों बनते हैं लॉ बनाने का? क्योंकि सरकार ये नहीं चाहती कि आप आपसी कॉन्ट्रैक्ट के एंड में लड़ाई झगड़ा करो, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है भाई। बायर को क्या चाहिए? बायर को चाहिए सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट एट ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी। और सेलर क्या कोशिश करता है? सेलर कोशिश करता है कम से कम क्वालिटी दूं मैं ग्राहक को और ज्यादा से ज्यादा प्राइस चार्ज करूं। हमेशा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। अब अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा तो नेचुरल सी बात है ऐसी सिचुएशन में अराइज होंगे डिस्प्यूट्स, और इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए सरकार कॉन्ट्रैक्ट्स जो वॉलंटरी होते हैं उसमें भी एक्ट बनाती है। इतनी बड़ी राम कहानी सुनने के बाद जरा बताना कि हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट है वो उसके जो माता पिता होंगे, उसके जो पेरेंट्स होंगे, वो इन तीनों में से कौन होंगे? हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के माता पिता इन तीनों में से कौन होंगे? जरा बस ये सोच के बता दो। सर, हमारे कॉन्ट्रैक्ट के एक्ट के जो जननी हैं, जो जिसने पैदा किया है हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, वो नेचुरल सी बात है, वो है कॉन्ट्रैक्ट्स। सो डीलिंग बिटवीन voluntary dealing between two parties to a particular transaction gives arise to a particular contract, and therefore the source of Indian Contract Act 1872 is not the Constitution of India, not the Human Rights Commission, but it is the contracts which are arising from voluntary dealing between two parties. तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो वॉलंटरी डीलिंग से अराइज होते हैं उन पे एप्लीकेबल होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और इस एक्ट का अराइज ओरिजिन कहां से हुआ है? इसका ओरिजिन हुआ है वॉलंटरी डीलिंग्स बिटवीन टू एंड मोर पार्टीज। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहां से अराइज हुआ? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भाई अराइज हुआ कॉन्ट्रैक्ट्स वाले सोर्स ऑफ लॉ से, जहां पर भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है। तो मैं एक और वर्ड लिखता हूं, बहुत अच्छा वर्ड है, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। जहां पर भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, किसी भी तरह की कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड ऑब्लिगेशन है, वहां पर हमारे एक्ट को जो अराइज करने का, जो एक्ट को पैदा करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स को दिया जाता है। ठीक, तो ये तीन सोर्सेज ऑफ लॉ, और हमारे जो हम आज का एक्ट शुरू करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसका सोर्स क्या? उसका सोर्स ये तीसरे वाला कॉन्ट्रैक्ट्स विच इज वॉलंटरी बिटवीन टू पार्टीज। दो पार्टी जब वॉलंटरली किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन में एंटर होती हैं तब हमारा एक्ट शुरू, तब हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और वो कॉन्ट्रैक्ट किससे गवर्न होगा? वो कॉन्ट्रैक्ट गवर्न होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स 1872 से। ठीक है सर, तो अब मैं ना कॉन्ट्रैक्ट पे फोकस करता हूं। ठीक है, आओ फोकस करते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, उसका बेसिस क्या है, उसका बेसिक क्या है। तो मैं पहले ये दोनों सोर्स मिटा देता हूं, बस कॉन्ट्रैक्ट वाला सोर्स रखता हूं। हमारा जो सोर्स है वो है कॉन्ट्रैक्ट, जो दो पार्टीज के बीच में होगा। ठीक है, अब जरा समझना, ये जो हम आज लॉ स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैंने आपको पहले बता दिया बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, और 70 मार्क्स का आपके सिलेबस में वेटेज रखता है। और ना केवल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, बल्कि जब आप सीएम में इंटर में जाओगे तब भी ये वाला एक्ट आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। और जनरली भी जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, जनरली जिन्हें लॉ में इंटरेस्ट है, भाई ये मदर ऑफ ऑल एक्ट्स है। ये बेसिक ओरिजिन वाला एक्ट है जो बेसिक से आपके प्रिंसिपल्स को बताता है, आपके डिटेल्स को बताता है। तो ये बहुत ज़्यादा एक बेसिक एक्ट है जो हमारे इंडिया में मौजूद है। ठीक है, अब देखना ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है भाई। कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय अ कॉन्ट्रैक्ट? देखो भाई, मैं एक चीज बड़ा एक जेनरिक फॉर्म में तुमको बताता हूं, जेनरिक फॉर्म में। ठीक है, ये पूरी जो दुनिया है ना, पूरी दुनिया, इसमें जितने भी क्रीचर्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, पौधे हैं, जो भी इसमें एग्जिस्ट करता है, इस वर्ल्ड में जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है, वो एक गोल्डन प्रिंसिपल के आधार पे एग्जिस्ट करता है, वो है लेन देन। इसको अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो उसका मतलब होता है रेसिप्रोकेशन, लेन देन। इस समाज की जो आधारशिला है, इस समाज का जो प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म पे ये समाज बिल्ड हुआ है, वो प्लेटफॉर्म है लेन देन। आप किसी को कुछ बेनिफिट पहुंचाते हो और उससे किसी तरह का बेनिफिट डिराइव करते हो, जिससे आपकी नीड्स सेटिस्फाई होती हैं। सिमिलरली कोई और आपको कुछ बेनिफिट पहुंचाता है और आप उसको किसी तरह का बेनिफिट पहुंचाते हो। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, पेड़
पेड़ एनिमल्स को ऑक्सीजन देते हैं, बदले में एनिमल्स पेड़ों को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड के बिना जिंदा नहीं रह सकते, एनिमल ऑक्सीजन के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। तो यह है लेन देन। ये एक ट्रांजैक्शन है भाई, और पूरे समाज की आधारशिला है। पूरे जो ह्यूमन बींग्स हैं उसका ये प्लेटफॉर्म है। उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है, कोई किसी को कुछ बेनिफिट पहुंचाएगा और किसी से कुछ बेनिफिट लेगा। चलो सृष्टि के सृजन पे जाते हैं। सृष्टि का सृजन, सर आप आज इतने हिंदी के टेक्निकल वर्ड्स कैसे यूज कर रहे हैं? भाई ऐसे ही है, कभी कभी हिंदी के वर्ड्स भी यूज करना चाहिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है, जो आप लोग सब भूल गए हो, तो आपको मैं सिखा रहा हूं भाई। ओके, तो मैं ना एक बेसिक फिनोमेना पे जाता हूं, जो कि है बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। तो देखना, जब एक चाइल्ड का बर्थ होता है तो सिर्फ एक चाइल्ड का बर्थ नहीं हो रहा, एक रिलेशनशिप का बर्थ हो रहा है। सर क्या मतलब? देखना भाई, चाइल्ड मदर का रिलेशनशिप बॉर्न हुआ। जैसे चाइल्ड आया, जैसे कोई बच्चा इस दुनिया में आया, वो पैदा हुआ अपनी मां के गर्भ से, तो एक चाइल्ड मदर का रिलेशनशिप पैदा हुआ। अच्छा, और क्या रिलेशनशिप पैदा हुआ? चाइल्ड और फादर का रिलेशनशिप पैदा हुआ। और ये चाइल्ड सिर्फ इंसानों का चाइल्ड की बात नहीं कर रहा मैं जानवरों के चिल्ड्रन की भी बात कर रहा हूं भाई। जानवरों में भी जो एनिमल्स में भी जो बच्चे होते हैं, मैं उनकी भी बात कर रहा हूं। तो ये मैं जेनरिक बात कर रहा हूं, जितने भी होमोसेपियंस हैं उनकी बात भी कर रहा हूं, जो भी एनिमल हैं वो उनकी बात कर रहा हूं। तो जैसे ही एक चाइल्ड आया इस दुनिया में, जो कि सृष्टि का सृजन है, जो एक मूल बीज है सृष्टि का, तो किस चीज का जन्म हुआ? क्या सिर्फ उस चाइल्ड का जन्म हुआ, या किसी तरह के रिलेशनशिप का जन्म हुआ? भाई रिलेशनशिप का जन्म हुआ। कौन सा है वो रिलेशनशिप? मां और बच्चे का रिलेशनशिप, और बाप और बच्चे का रिलेशनशिप। अब आप पूछोगे सर अगर ये रिलेशनशिप है तो क्या इस रिलेशनशिप में भी कोई आदान प्रदान हो रहा है? एक और अच्छा वर्ड सूझा भाई, लेन देन के अलावा एक और अच्छा वर्ड, आदान प्रदान। सर आज तो हिंदी में आप पक्का लग रहा है कि कोई बहुत अच्छा नॉवल या हिंदी के कुछ वीडियोस देख के आए हो। नहीं भाई नहीं, ये नेचुरली निकल रहा है। आदान प्रदान, तो कुछ आदान प्रदान यहां पर भी हो रहा है क्या? क्या कुछ लेन देन की बातें यहां पर भी हो रही हैं क्या? अरे सर आप क्या बात कर रहे हो? जरा सा बच्चा, हाथ भर का बच्चा, अभी अभी नया नया पैदा हुआ, वो कैसे बातें करेगा लेन देन की? वो अपनी मम्मी से कैसे बोलेगा कि मम्मी मुझे रिमोट कार दिला दो? वो कोई बोलेगा थोड़ी ना, बोलेगा नहीं। लेकिन फिर भी कुछ तो आदान प्रदान हो रहा है यहां भी। सोच के बताओ क्या आदान प्रदान हो रहा है? वर्ड्स में नहीं, लेकिन कोई न कोई फीलिंग्स में आदान प्रदान हो रहा है। सर आदान प्रदान ये हो रहा है कि मां ने बच्चे को वादा किया परवरिश देने का, प्रोटेक्शन देने का, हेल्थ देने का, और एक अच्छा उसको ह्यूमन बीइंग बनाने का। मां ने एक इंप्लिसिट वादा किया। मां ने एक इंप्लिसिट वादा किया। मां ने बच्चे को वादा किया कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, मैं तुम्हें हेल्दी जीवन दूंगी, और मैं तुम्हें एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाऊंगी। मां ने यह वादा किया जैसे ही मां के पास बच्चा है। और ये जो वादा है, ये ना केवल इंसानों की मां करती हैं, बल्कि ये जानवरों की मां भी करती हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं। जरा तुम किसी पक्षी के बच्चे को टच करके देखो, उसकी मां कैसे भड़क जाएगी। किसी जानवर के बच्चे को टच करके देखो, उसकी मां कैसे भड़क जाएगी। तो क्या ये रिलेशनशिप पैदा हुआ? हाँ सर रिलेशनशिप पैदा हुआ। सर इस रिलेशनशिप के जो अनकहे प्रिंसिपल्स हैं, अनकहे लॉ हैं, वो क्या हैं? अनकहे लॉ भाई इस रिलेशनशिप के ये हैं, मां ने बच्चे को कहा मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, हेल्थ अच्छा दूंगी, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाऊंगी, तुम्हारे अंदर संस्कार डालूंगी अच्छे से, जिससे तुम एक अच्छा जीवन निर्वाह कर सकते हो अपना बड़े होने के बाद। और जरा बताना, क्या कुछ इंप्लिसिट वादे बच्चे ने भी मां को करे? क्या कुछ एक नेचुरल इंप्लिसिट वादे बच्चे ने भी मां को करे? हाँ भाई बच्चे ने भी मां को करा। क्या वादा करा बच्चे ने मां को? बच्चे ने मां को वादा करा कि मां मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार दूंगा, उम्र भर बहुत सारा प्यार दूंगा, मैं तुम्हारा केयर करूंगा, जब तुम बहुत एज की हो जाओगी तब भी तुम्हारा साथ दूंगा, और तुम्हारा बहुत 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 रिस्पेक्ट करूंगा। रिस्पेक्ट। तो ये बच्चे ने कुछ इंप्लिसिट मदर को वादा किया जैसे ये रिलेशनशिप
पैदा हुआ, जैसे रिलेशनशिप अराइज हुआ। तो अच्छा बताना, क्या फादर ने भी अपने चाइल्ड को कुछ वादा किया? इम्प्लिसिट मतलब बोला नहीं, कोई रिटन में नहीं है, लेकिन क्या वादा किया? हाँ सर, फादर ने बच्चे को क्या वादा किया? फादर ने कहा कि अरे सुनो बच्चे, मैं तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करूंगा, मैं तुमको ग्रो करने में मदद करूंगा, ऑब्वियसली फाइनेंशियल प्रोटेक्ट तो करूंगा ही करूंगा, तुम्हें ग्रो करने में मदद करूंगा, जो मेरे पास स्किल्स हैं, जो मेरे पास अर्निंग्स करने के सोर्स हैं, वो सब के सब मैं तुम्हें दे दूंगा। फादर ने बच्चे को कहा, मेरी जो दुकान है वो मैं तुम्हें दे दूंगा, मेरा जो घर है वो मैं तुम्हें दे दूंगा, मैं सारे के सारे पैसे कमाने के जो सोर्स हैं वो तुम्हें दे दूंगा, मेरे सारे एसेट्स तुम्हारे। ये भाई सब्सिक्वेंटली फ्यूचर में जाके चेंज हो जाए तो कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन मैं एकदम इंसेप्शन की बात कर रहा हूं, शुरू शुरू में जिस तरह की फीलिंग्स एक बाप के मन में होती हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अच्छा, क्या बच्चे के मन में भी बाप के लिए कोई फीलिंग होती है? हाँ सर, वही वाली फीलिंग बच्चे के भी मन में बाप के लिए होती है कि बच्चा कहता है, एक इम्प्लिसिट रिलेशनशिप है, आदान प्रदान। क्या बच्चा क्या देगा पिताजी को? बच्चा देगा लव, केयर, रिस्पेक्ट। बच्चे ने वादा किया कि हाँ, मैं अपने फादर को ताउम्र अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझूंगा और उनको जो भी नेसेसिटी चीज़ें चाहिए वो सब मुहैया कराऊंगा और कभी भी उनकी डिसरेस्पेक्ट नहीं करूंगा। तो ये कुछ इम्प्लिसिट आदान प्रदान हुआ, इम्प्लिसिट आदान प्रदान हुआ। अब कुछ एक्सप्लिसिट आदान प्रदान देखते हैं। एक्सप्लिसिट आदान प्रदान क्या हुआ भाई? तो जो मम्मी थी, मम्मी ने एक मेड को हायर किया। मेड को बोला, सुन मेड, शाम को जब भी मेरा बेटा पार्क जाएगा तो तुझे उसे प्रोटेक्शन देनी है, कोई और बच्चा उस पर हमला ना करे, कोई और जंगली जानवर उस पर हमला ना करे, वो कहीं गिर ना जाए झूले पे से, झूला झूलते हुए उसकी कोई चोट ना लग जाए, किसी भी तरह की उसकी ज़रूरत ना हो, इस तरह की किसी भी तरह की प्रोटेक्शन होगी वो तुम दोगे मेरे बच्चे को जब मेरा बच्चा पार्क में खेलने जाएगा। फिर मेड को और क्या बोला? भाई मेरे बच्चे का फूड का सारा ध्यान तुम्हें देना पड़ेगा। तो ये किसका रिलेशनशिप है भाई? मदर एंड मेड का रिलेशनशिप है, मदर एंड मेड का रिलेशनशिप है। अच्छा, ये इम्प्लिसिट नहीं है, ये चुप्पी में या फीलिंग्स में एक्सप्रेस नहीं हो रहा, ये तो भाई रिटन में एक्सप्रेस हो रहा है, ये तो ओरली एक्सप्रेस हो रहा है, वर्ड्स में एक्सप्रेस हो रहा है। ये वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं हुआ था ये वर्ड्स में एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है। तो मेड को बोला गया, भाई मेड, तुम जो खाना बनाओगी वो एकदम पौष्टिक होना चाहिए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए, उसमें मेरे बच्चे की न्यूट्रिशन का तुम ध्यान रखोगी, और तीसरी चीज़, तुम मेरे बच्चे की हाइजीन का बिल्कुल ध्यान रखोगी, हाइजीनिक कपड़े पहनाओगी, डिटॉल में धुले हुए कपड़े, उसको जॉनसन्स बेबी पाउडर से सुबह शाम आपको उसको लगाना है उस पर, और नहलाना है, और पूरा प्रॉपर हाइजीन का तुमको ध्यान रखना है मेरे बेबी का, ठीक है। अब इसके बदले जो मदर ने मेड को वादे किए, मेड ने मदर से क्या बोला भाई? मेड ने मदर से बोला, ठीक है भाई, मैं इस सर्विस को प्रोवाइड करने के 4000 रुपीज पर मंथ आपसे चार्ज करूंगी। तो यहां जो आदान प्रदान हुआ वो मॉनेटरी टर्म्स में हमने डिस्क्लोज कर दिया। यहां जो आदान प्रदान हुआ वो मॉनेटरी टर्म्स में डिस्क्लोज करने लायक नहीं था, वो कोई मॉनेटरी टर्म्स में डिस्क्लोज नहीं हुआ। यहां जो आदान प्रदान हुआ वो मॉनेटरी टर्म्स में डिस्क्लोज हो गया। सो दिस इज हाउ मैंने आदान प्रदान, जो बेसिक ट्रांजैक्शन है, जो ह्यूमन बींग्स की बेसिक एग्जिस्टेंस है, उसको मैंने एक अगले लेवल तक आपको मैं लेके गया। चलो अब अगले लेवल पे लेके चलते हैं। भाई आपने, अब बच्चा बड़ा हो गया, बच्चा जैसे ही बड़ा हुआ वैसे ही फादर ने बच्चे से बोला, जो ये फादर था इसने बच्चे से बोला, तुम बोर्ड्स में ना 90% मार्क्स ले आओ, मैं तुम्हें घड़ी दिलवा दूंगा, एक फास्ट ट्रैक का जो लेटेस्ट मॉडल आया ना, शॉक एब्जॉर्बर, वो दिलवाऊंगा। फादर ने बच्चे को कहा। अगेन आदान प्रदान, बच्चा फादर को क्या देगा? 90% मार्क्स। फादर बच्चे को क्या देगा? एक फास्ट ट्रैक की वॉच। आदान प्रदान। बच्चा जब बड़ा हुआ उसने फ्रेंडशिप करी, अपने क्लास के और बहुत सारे दोस्त बनाए। तो दोस्तों से आदान प्रदान किस तरह हुआ? दोस्तों से आदान प्रदान हुआ, भाई मेरी हिस्ट्री बहुत वीक है तो मैं हिस्ट्री की क्लास अभी कैंसिल कर दूंगा, मैं उसमें आऊँगा नहीं, तू मुझे अपना रजिस्टर दे देना। तो दोस्त ने बोला, अच्छा तुझे हिस्ट्री का रजिस्टर चाहिए, ठीक है, मुझे तू अपना इंग्लिश का रजिस्टर दे दियो, क्योंकि तेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो मैं इंग्लिश कॉपी कर लूँगा। ये क्या हुआ? आदान प्रदान। तो किसी भी तरह का आदान प्रदान, किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन, किसी भी तरह का लेन देन, फॉर्मल तरीके से अगर मैं बोलूं, टेक्निकल वर्ड उसका अगर मैं आपको बताऊं तो वो है कॉन्ट्रैक्ट। फॉर्मल वर्ड अगर मैं उसका आपको बताऊं तो उसका फॉर्मल वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट।
और किसी भी तरह का आदान प्रदान जो इस पूरे के पूरे अर्थ पे हो रहा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। लेकिन हां, कुछ तरह के आदान प्रदान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनकी चर्चा ही करेंगे बस। तो अब जैसे रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड फादर, रिलेशनशिप बिटवीन चाइल्ड एंड मदर, रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड चाइल्ड, इस तरह के रिलेशनशिप की बात तो करेंगे कि ये किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन लॉ में कोई पनिशमेंट इस पे नहीं रखेंगे भाई, किसी तरह की पनिशमेंट नहीं रखेंगे, किसी तरह के लीगल बाउंडेशन नहीं रखेंगे, क्योंकि ये उनका भाई पर्सनल मैटर है। इसमें अगर कुछ ऊंच नीच होती है तो हम किसी तरह का पनिशमेंट नहीं रखेंगे इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स या सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स। ये सोशल हैं। तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी होंगे जिनमें हम हाथ खड़े कर देंगे, इनके रिलेटेड हम लॉ नहीं बना सकते। ये कॉन्ट्रैक्ट तो है, ये अग्रीमेंट तो है, ये लेन देन तो है, ये ट्रांजैक्शन तो है, लेकिन इसके लिए हम लॉ नहीं बना सकते, हम हाथ खड़े कर देंगे ऐसे। लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होंगे जिनके लिए हम पक्का से लॉ बनाएंगे, जैसे ये वाला कॉन्ट्रैक्ट, इसके लिए हम पक्का लॉ बनाएंगे। जब आपने अपनी मेड से वादा किया कि हाँ हम तुम्हें 4,000 रुपए पर मंथ देंगे और तुम्हें हमें ये सर्विसेज देनी है, ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम जरूर लॉ बनाएंगे। लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी होंगे जिनमें हम हाथ खड़े कर देंगे, हाँ डिस्कस सब कुछ करेंगे, डिस्कस एक छोटे से छोटा कॉन्ट्रैक्ट भी करेंगे, छोटे से छोटा लेन देन भी करेंगे, छोटे से छोटा आदान प्रदान, रेसिप्रोकेशन, हर चीज डिस्कस करेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम लॉ लिखें। हम लॉ जो लिखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए लिखेंगे, कमर्शियल अग्रीमेंट्स के लिए लिखेंगे। हम सोशल अग्रीमेंट्स के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए लॉ नहीं बनाएंगे। हम बोल देंगे भैया हम नहीं बना सकते ये लॉ, ये तुम जानो, आपस के लोग तुम जानो, इसमें हम हाथ खड़े कर देते हैं। अच्छा सर, और इसमें अगर लड़ाई झगड़ा हो गया तो? भाई इसमें अगर लड़ाई झगड़ा हो गया तो कोई क्रिमिनल ऑफेंस अगर तुमने किया तो हम तुम्हें क्रिमिनल लायबिलिटी के थ्रू पनिश करेंगे। जैसे तुमने किसी का सर फोड़ दिया, अब अगर ये वो सर इसलिए फोड़ा क्योंकि सर मेरे पिता मेरे को जायदाद मेरे नाम ट्रांसफर नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने पिता का सर फोड़ दिया, तो जायदाद वाली बात पे तो कोर्ट साइलेंट रहेगा, वो तो तुम जानो और तुम्हारे पिता जाने। तुमने जो सर फोड़ा इस पे हम क्रिमिनल लायबिलिटी, क्रिमिनल एक्ट क्योंकि तुमने किया है, हम इस पे तुम्हें चार्ज कर लेंगे। विल वाली जो बात है कि कोई तुम्हारे नाम ट्रांसफर नहीं कर रहा कोई चीज, ये तुम जानो और तुम्हारे फादर जाने, हमारे इससे कोई मतलब नहीं है भाई। हम जो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे अभी अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वो बहुत सारे तरह के कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। और मैंने आपको बताया पूरी सृष्टि ही कॉन्ट्रैक्ट है। ये पूरी की पूरी सृष्टि ही एक तरह से लेन देन की प्रक्रिया है, आदान प्रदान की प्रक्रिया है, और इस आदान प्रदान से ही ये पूरी सृष्टि चलती है, चलायमान है। तो कोई चीज़ हमें कुछ बेनिफिट देती है, हम उसको बदले में कोई और बेनिफिट देते हैं। पानी, जैसे पानी होता है, पानी हमको या पेड़ों को बेनिफिट देता है कि वो पेड़ों की सिंचाई करता है। और पेड़ पानी को क्या बेनिफिट देते हैं कि पानी जब पेड़ों के जड़ों से छन के नीचे जाता है तो वो फ्रेश हो जाता है, उसमें सारे कीटाणु खत्म हो जाते हैं जब वो मिट्टी से छन के नीचे जाता है। तो ये पानी और पेड़ों के बीच का आदान प्रदान है। पूरी सृष्टि इस आदान प्रदान पे डिपेंड करती है। तो पूरी की पूरी सृष्टि एक कॉन्ट्रैक्ट है। अगर पूरी की पूरी सृष्टि एक कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे बस की नहीं है पूरी की पूरी सृष्टि के कॉन्ट्रैक्ट के लिए लॉ बनाना। मैं सिर्फ उन कॉन्ट्रैक्ट के लिए लॉ बनाऊंगा जो मेरे बस की होगा, और हम डिफाइन करेंगे लॉ शुरू होते ही, एक्ट शुरू होते ही, कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स पे हम लॉ बनाएंगे, कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स पे हम लॉ नहीं बनाएंगे। तो ये था बेसिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और मैंने एक वर्ड को आपको बहुत अच्छे से समझाया है। उस वर्ड का नाम है कॉन्ट्रैक्ट, और इसका क्या इजाद क्या है, इसका क्या ओरिजिन है, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से आता है, कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक मतलब क्या होता है, बिल्कुल लेमैन भाषा में। भाई तुम एक्ट में नहीं देखोगे ये वर्ड्स तो मेरे अपने वर्ड्स हैं। आदान प्रदान, लेन देन, एक मैंने वर्ड लिखा था रेसिप्रोकेशन, ये वर्ड्स मेरे अपने वर्ड्स हैं। ये वर्ड्स तुम एक्ट में नहीं देखोगे, मैंने तो तुम्हें जनरल अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से समझाया कि ये कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। ठीक है सर, अब आ जाओ हिस्ट्री पे। इतना सड़ा दिया ना मैंने ऊपर वाला पार्ट बोर्ड का कि नीचे वाला पार्ट आपको पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा होगा। चलो कोई बात नहीं, पढ़ते हैं जरा नीचे वाला पार्ट। ये मैंने एक टाइमलाइन बनाई है जो आप अपने रजिस्टर में बना सकते हो। ये टाइमलाइन हमारे लॉ को 4 भागों में डिवाइड करती है। तो भाई सबसे पहला जो भाग है वो है 1 सितंबर 1872, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारे चैप्टर का, हमारे एक्ट का।
हमारा जो एक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये कब इजाद में आया? ये आया भाई 1 सितंबर 1872 में इजाद में। और नेचुरल सी बात है, ये अडॉप्ट किया गया इंग्लिश लॉ से, ये अडॉप्ट किया गया इंग्लिश के संविधान से, इंग्लिश के जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था वो उसके प्रिंसिपल्स हमने अडॉप्ट करे। भाई कारण क्या था? कारण ये था उस समय हमारे पास अपने लॉज नहीं थे, तो हम उस समय क्या करते, हम लोगों ने इंग्लिश लॉज को कॉपी किया और उन्हें अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर दिया। यहां तक कि अगर मैं आपको एक सच बात बताऊं, फैक्ट की बात बताऊं दोस्तों, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, वो भी इंग्लिश लॉ से ही, वो ब्रिटिश लॉ से ही कॉपीड है। हां, उसमें इंडिया स्पेसिफिक चेंजेस करे गए हैं, बस ये हुआ है। तो मोस्टली जितने भी लॉज हैं, क्योंकि इंग्लिश लॉज, क्योंकि इंग्लिश का जो कल्चर है, इंग्लिश कल्चर वो बहुत पुराना है और बहुत ज़्यादा लॉ बेस्ड है। उन्होंने हर चीज़ फॉर्मली रखी। भाई जैसे हिंदुस्तानियों ने हर चीज़ इनफॉर्मली रखी। इनफॉर्मली मतलब ये एक हमारा बेसिक कल्चर था या नेचर था कि हम सबकी रिस्पेक्ट करेंगे। हमने किसी को वादा किया कि हम तुम्हें 1000 रुपये देंगे, तो हम अपने वादे से मुकरेंगे नहीं। हमने ये अपने कल्चर में, अपनी सभ्यता में इम्बाइब किया, हमने ये अपने संस्कारों में इम्बाइब किया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये हमने अपने संस्कारों में इम्बाइब किया। इंग्लिश लोगों ने क्या किया, इनको रिटन में लिख लिया और उसे लॉ बना दिया। जो रिटन में लिखने वाली बात है हमने भी करी, लेकिन हमने ट्रेडिशनल तरीके से करी। हमने वेद, उपनिषद, पुराण, जो कुरान, बाइबल, इन सब धार्मिक ग्रंथों में हमने वो अपने रूल्स लिखे, लेकिन उनको एक फॉर्मल सोसाइटी वाला ढांचा नहीं दिया, जो कि ढांचा ब्रिटिशर्स ने दे दिया था। तो हमने उनके ढांचे से ही इसे कॉपी किया और अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करे। तो बस 1 सितंबर 1872 को जो एक्ट इंडिया में लागू हुआ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो बेसिक था वो था इंग्लिश लॉज, इंग्लिश कॉमन लॉज जो पहले चलते आ रहे थे, उन लॉज को हमने अडॉप्ट कर लिया 1 सितंबर 1872 में। सर तो एक बात बताइए, 1 सितंबर 1872 को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लागू हुआ, ठीक है सर इससे पहले क्या होता था? भाई इससे पहले हम थोड़ी सी रैंडमनेस करते थे। रैंडमनेस मतलब हम जो लॉ मिला उसी को लगा देते थे। तो देखो हम क्या करते थे, हम कुछ इंग्लिश लॉज के बेसिस पे अपने जजमेंट्स देते थे, इंग्लिश लॉ को लगा देते थे। ऑल दो इंडिया पे वो स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल नहीं होते थे, बट क्योंकि वही एक रेफरेंस होता था, हम उन इंग्लिश लॉ को लगा देते थे। फिर भाई हमारे पास कुछ रिलीजन स्पेसिफिक लॉज हुआ करते थे, वो अभी भी हैं बट बहुत मॉड्यूलेटेड फॉर्म में है। तो वो है हिंदू पर्सनल लॉ। तो हमारे जो हिंदुइज्म में जो ग्रंथ हुए हैं उसमें कुछ सोसाइटी के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर बताए गए हैं, सोसाइटी को किस तरह व्यवहार करना चाहिए वो बताया गया है। तो उनके बेसिस पे हमने कुछ एक पर्सनल लॉ बना लिया था, हिंदू पर्सनल लॉ। तो कोर्ट में जब हिंदुओं के अगेंस्ट मुकदमा आता था वो हिंदू पर्सनल लॉ को देखने लगते थे, मुस्लिम्स के अगेंस्ट जब मुकदमा आता था तो वो मुस्लिम पर्सनल लॉ को देखने लगे थे। इस तरह के बहुत सारे कुछ सोर्सेज होते थे। कोई सटीक चीज़ नहीं थी हमारे पास, कोई प्रिसाइज चीज़ नहीं थी जो प्रिसाइजली कॉन्ट्रैक्ट को गवर्न कर सके, जो प्रिसाइजली ये बता सके कि भाई दो लोगों के बीच में अगर लेन देन हुआ है, दो लोगों के बीच में अगर रिलेशनशिप हुआ है, वो रिलेशनशिप अगर खट्टा होता है, कल को वो रिलेशनशिप में किसी भी तरह की खरार आती है तो क्या होगा, वो प्रिसाइज लॉ हमारे पास नहीं था। तो हम भाई किसी भी लॉ की शरण ले लेते थे। 1872 में हमारे पास एक प्रिसाइज लॉ आ गया, उस प्रिसाइज लॉ का नाम हुआ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब भाई मैंने इसके सेक्शंस क्यों लिखे हैं? सेक्शंस तो हम जब एक्ट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे ना। हाँ भाई तब भी पढ़ेंगे, मुझे बस कुछ एक बेसिक बात आपको बतानी थी। आओ देखते हैं। जब 1872 में ये वाला लॉ आया था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तब इसमें 1 से लेकर 266 सेक्शन हुआ करते थे। तो 1 से 75th सेक्शन होता था जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट के जनरल प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए। जनरली जब दो लोग आपस में वॉलंटरी रिलेशनशिप करें तो उन्हें किन किन चीज़ों की सावधानी बरतनी है। 1 से 75 होता था जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। 76 से 123 होता था सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जहां सेल्स ऑफ गुड्स सब्जेक्ट मैटर होगा। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारे तरह के हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है सर्विसेज प्रोवाइड करने का कॉन्ट्रैक्ट, की जैसे ये मेड की सर्विसेज मैंने दी, किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। उसमें एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट सेल्स ऑफ गुड्स के डेडिकेटेड सेक्शंस थे, क्योंकि नेचुरल सी बात है यार, सेल्स ऑफ गुड्स सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में सबसे मेन कॉन्ट्रैक्ट है। जो हमारा इकोनॉमी है ना, वो जो बेस उस जिस चीज पे टिकी है, सेल्स ऑफ गुड्स पे टिकी है। गुड्स का खरीदना बेचना सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है।
तो उस कॉन्ट्रैक्ट से डेडिकेटेड थे कुछ सेक्शंस, 76 से 123 सेल्स ऑफ गुड्स से डेडिकेटेड सेक्शंस। फिर सेक्शन था 124 से 238, इसमें कुछ स्पेशल तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो हम अपने कोर्स में डिटेल में पढ़ेंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट थे। और 239 से 266 सेक्शंस थे पार्टनरशिप बिजनेस, अगर कोई दो लोग आपस में मिलके पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं और बिजनेस में वो साझा, इसे हिंदी में कहते हैं साझा का काम करते हैं और वो इस काम को कंटिन्यू करते हैं, तो वो लॉ कहां पर गिवन था? वो लॉ गिवन था 239 से 266 सेक्शन। अब जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती चली गई। तो देखो यहां अनकॉम्प्लिकेटेड था पूरा मामला, जब यहां मामला अनकॉम्प्लिकेटेड था हमें लगा नहीं भाई अब तो कॉम्प्लिकेशन राइज होनी शुरू हो जाएंगी, हमें ये जो हम रैंडमली किसी भी एक्ट को चूज कर लेते हैं उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब सेल्स की ट्रांजैक्शन, बिजनेस की ट्रांजैक्शन कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई और उसने ट्रेडिंग करनी शुरू करी, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई। हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ले आओ, नहीं तो हम नहीं संभाल पाएंगे कॉम्प्लिकेशंस किसी भी रैंडम एक्ट के थ्रू। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ले आओ, ले आए। अब जब और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ी, और कॉम्प्लिकेशंस मतलब भाई सेल्स ऑफ गुड्स तो अपने आप में 90% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को होल्ड करता है, तो 90% कॉन्ट्रैक्ट जितने भी पूरे के पूरे इंडिया में बनते हैं वो किस चीज से रिलेटेड होते हैं? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो भाई इसके लिए हमें एक अलग एक्ट चाहिए, हम सेम एक्ट पे नहीं काम कर सकते। तो इसके लिए जो अलग एक्ट बना उस एक्ट का नाम पड़ा सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। 1930 में इन सेक्शंस को खत्म कर दिया गया, 76 से 123 सेक्शंस को खत्म कर दिया गया और एक अलग एक्ट बना दिया गया, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, एक ही चीज में कॉम्प्लिकेशन डालते जाओगे, इतनी खिचड़ी बन जाएगी इसके अंदर कि तुम खुद ही परेशान हो जाओगे। सेग्रीगेट करना जरूरी है। जैसे मेरे होनहार बच्चे, इनफैक्ट जो बच्चे फाउंडेशन के होते हैं तो बड़े ही होनहार होते हैं भाई। मैं तुम्हें कहानी बता सकता हूं मेरे होनहार बच्चों की जो मेरी क्लास में आते थे। तो भाई रजिस्टर, एक रजिस्टर होता है, रजिस्टर, वो रजिस्टर जहां से शुरू होता है वहां से उनका सब्जेक्ट शुरू होता था मैथमेटिक्स, और रजिस्टर जहां पर खत्म होता है वहां से उनका सब्जेक्ट शुरू होता था इंग्लिश। और रजिस्टर के जो बीचों बीच जो दो स्टेपल पिन लगे होते हैं, जहां बिल्कुल सेंटर होता है, वहां से राइट हैंड साइड की तरफ शुरू होता था इकोनॉमिक्स और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शुरू होता था बिजनेस स्टडीज। मतलब एक ही रजिस्टर में 4 सब्जेक्ट का वो लोग काम करते थे। अच्छा 11th 12th की बात नहीं कर रहा भाई, मेरे इंटर और फाइनल के बच्चे भी ऐसे ही करते हैं। सीएमए फाइनल का बच्चा मैंने देखा, मैं सीएमए फाइनल में 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, कॉस्ट आउट बीवीएमएस पीएम। उसके मैं सीट पे गया, मैंने कहा भाई कॉस्ट आउट की रजिस्टर निकालो, उसने कॉस्ट आउट का रजिस्टर मुझे निकाल के दिया, सर कॉस्ट आउट का रजिस्टर लीजिए। मेरे हाथ में था कॉस्ट आउट का रजिस्टर। अच्छा मैंने कहा बीवीएम का भी रजिस्टर निकालो, उसने कहा लाइए सर रजिस्टर दीजिए। मैंने कहा अरे मुझे देखने दो, तुम बीवीएम का इतनी देर में रजिस्टर निकालो। कहते हैं नहीं सर यही बीवीएम का भी रजिस्टर है। मैंने देखा एक ही रजिस्टर में पीछे से बीवीएम स्टार्ट हो रहा था, आगे से कॉस्ट आउट स्टार्ट हो रहा था, और बाय चांस अगर एक भी तरफ का भरा पेज, तो जो नई बुक आएगी और जो नया रजिस्टर लगेगा उसमें जो कॉम्प्लिकेशन होंगी वो बच्चा इमेजिन भी नहीं कर सकता। क्योंकि जैसे जैसे विड्थ बढ़ती है एक सब्जेक्ट की, जैसे जैसे लेंथ बढ़ती है एक सब्जेक्ट की, वैसे वैसे अगर तुम मल्टीपल रजिस्टर्स रखो तो कंफ्यूजन होगा ना, यहां से वहां जाओ, वहां से वहां जाओ, कंफ्यूजन बढ़ता चला जाएगा। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, क्योंकि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बढ़ता जा रहा था, 76 से 123 तक वो कर्टेल नहीं हो पा रहा था, उसकी विड्थ बढ़ती जा रही थी, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जा रही थी बिजनेस की, ट्रांजैक्शन बढ़ती जा रही थी बिजनेस की, इसलिए एक नया एक्ट इजाद में लाया गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये बनाया गया 1 जुलाई 1930 को, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अच्छा सिमिलरली पार्टनरशिप बहुत ज्यादा होने लगी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, दो लोगों के बीच में साझे का काम होना बहुत ज़्यादा शुरू हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली एक आदमी एक बिजनेस को फुल्ली, अगर बिजनेस बढ़ जाता है तो एक आदमी उस बिजनेस को संभाल नहीं सकता अकेले, तो उसने पार्टनरशिप करनी शुरू करी दूसरे लोगों के साथ, और पार्टनरशिप के एक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, बहुत ज़्यादा लेंदी होने लगे। तो हमने क्या किया भाई, हमने 1 अक्टूबर 1932 को क्या बना दिया, हमने बना दिया पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये हमने एक अलग एक्ट बना दिया। इस एक्ट में हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बातें करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप की बातें करेंगे, उससे रिलेटेड राइट्स एंड लायबिलिटीज को देखेंगे, कैसे दो पार्टनर्स आपस में बिजनेस करते हैं, उनकी शेयरिंग रेशियो क्या होनी चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इंपैक्ट होता है, वो सब हमने बनाया, वो सब हमने 1 अक्टूबर को अलग कर दिया। तो भाई ये भी सेक्शन गायब हो गया
हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से। आज की डेट में भी जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को खोलोगे, उसमें ये वाले सेक्शंस आपको नहीं मिलेंगे। 76 से 123, 239 से 266 सेक्शंस नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि टेक्निकली इस खत्म होने को या इन सेक्शंस को फिनिश होने को क्या बोलते हैं टेक्निकली? इनको टेक्निकली बोलते हैं रिपील्ड। रिपील्ड, ये सेक्शन रिपील हो गए। रिपील मतलब ये सेक्शन खत्म हो गए। तो ये दोनों सेक्शंस के जो सीरीज हैं इनको खत्म कर दिया गया और इनके लिए एक नया एक्ट बना दिया गया दोनों के लिए, जिनका नाम हुआ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो आप चाहो तो ये वाली टाइमलाइन अपने रजिस्टर में बना सकते हो, क्योंकि हिस्ट्री किसी भी लॉ की जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्यों आया, उसका रीज़न क्या था आने का, और उसका पर्पस क्या है, क्यों उसको हम पढ़ें, हम पढ़ाई क्यों करें उस लॉ की, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैंने इस वाले बोर्ड पे पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन किया। सो दिस इज़ द पर्पस, यह पर्पस एंड द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872।